हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, या आप उर्दू कंपटीशन को लेकर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। दोस्तों, यूट्यूब के इतिहास में और उर्दू अदब के इतिहास में मंजिल एकेडमी एक ऐसा चैनल है जो स्पेशली रीट के विद्यार्थियों के लिए या टेट को लेकर कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, उसको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से उसका सारा टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जा चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी पहले आप अपने सिलेबस पास में रखें और हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उर्दू की, उसके अकॉर्डिंग आप एक एक करके टॉपिक अपना पूरा पढ़ सकते हैं। और कंटेंट जो है दोस्तों, आप इस पेपर को सॉल्व कर लेना और पीछे वाले जो मैंने पेपर सॉल्व करवाए हैं उसके आप जो मैंने आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया है उससे आप मैच करके देख लेना दोस्तों। इससे बाहर नहीं जाने वाला है आपका पेपर। ठीक है दोस्तों, आज भी मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं और जो रीट के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये देख लो कि ये बहुत ही गोल्डन मटेरियल है दोस्तों। क्यों है? क्योंकि जब तक हमें किसी भी कंपटीशन के पेपर का अंदाज़ा नहीं होता है कि भाई कैसे पेपर आता है, कैसे सवाल पुटअप होते हैं, और जब तक हम उस पेपर का ओवरव्यू नहीं समझेंगे तब तक हम चाहे कितना भी हमारे विषय को पढ़ लें, रट लें, हमारे वो सवाल सही नहीं होंगे। क्योंकि आज की एजुकेशन दोस्तों स्मार्ट एजुकेशन, यानी कि आप हार्ड वर्क ना करो, आप स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क से आप थक जाओगे दोस्तों, और स्मार्ट वर्क से आप थकोगे भी नहीं और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, हम बहुत सारा पढ़ के जाते हैं लेकिन सवाल नहीं आते। उसका कारण क्या है? हम उसके सही सवाल को पहचान नहीं पाते कि भाई अगर इस पैराग्राफ से, इस पार्ट से अगर ये सवाल इस बार पुटअप हुआ है तो इसका मतलब अगले वाले एग्ज़ाम में एग्जामिनर का निश्चित रूप से उसका सवाल यहाँ से निकलेगा। जब तक ये समझ हमारे अंदर पैदा नहीं होगी तब तक हम मेरिट में आगे नहीं आएंगे दोस्तों। मैंने आपको सारे सवाल, सारा कॉन्सेप्ट, सारी जो विषय वस्तु पढ़ाई है दोस्तों, वो बहुत मेहनत के साथ तैयार किया गया कंटेंट था। आपने अगर पढ़ा हो तो, क्योंकि मैंने हर टॉपिक में जो पीछे के आए हुए सवालात हैं उनको कंपैरिजन करते हुए आपको समझाया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरा किसी भी लेक्चर को उठाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। जो रीट 2015 के अंदर जो पेपर हुआ था दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो लिया गया था, उसके अंदर उर्दू लैंग्वेज का जो फर्स्ट पेपर था दोस्तों, लैंग्वेज फर्स्ट का, वो मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। और आज का जो पेपर है दोस्तों वो लैंग्वेज सेकंड का पेपर है। उर्दू का कौन सी लैंग्वेज का पेपर है दोस्तों? सेकंड का। और ये दोस्तों दोनों पेपर मैं आपको बता दूं, ये लेवल सेकंड के थे। ये दोनों पेपर कौन से हैं दोस्तों? लेवल सेकंड के। पहला पेपर लैंग्वेज फर्स्ट का मैं आपको पूरा सॉल्व करा चुका हूं और लेवल सेकंड का, सेकंड लैंग्वेज का जो पेपर है वो अभी हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसके अंदर मैं पहले भी बता चुका हूं, 2018 का जो पेपर हुआ था रीट में, 2018 का, उसकी तुलना में 2015 वाला पेपर जो है वो काफ़ी हार्ड था, मुश्किल था पेपर। क्योंकि वो हो सकता है राजस्थान से बाहर का हो पेपर, और उसने जो स्टैंडर्ड सीटेट का जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग इस पेपर को लिया है। तो हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने कंटेंट पढ़ाया है उसके अलावा जो भी कोई टॉपिक अगर बाहर से होगा तो आप इसमें रजिस्टर और पेन लेकर ज़रूर बैठें। आपको मैं नोट करवा दूंगा, ये चीज़ें लिखनी है आपको, तो आपके सिलेबस पूरा हो जाएगा उसमें। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं आज के पेपर की तरफ। दोस्तों, इसमें पहला सवाल है, सिन्फ कसीदा किसकी ईजाद है? जैसे हमने इसी 2015 वाले पेपर में लेवल लैंग्वेज फर्स्ट में यही सवाल पूछा गया था, कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो उसमें अरबी ज़बान का लफ्ज़ था। अब इसको, इसी सवाल को घुमाकर इसने ये पूछ लिया। अब अरबी कहाँ बोली जाती है? अरबों के पास में। अरबी, इसका मतलब किसका, इसका राइट आंसर क्या है? अरबों के पास में। क्योंकि दोस्तों कसीदे की जो सिनफ थी वो सबसे पहले, कसीदा हो चाहे गज़ल हो, ये सब पहले अरब में फली फूली थी। उसके बाद में अरब से फ़ारसी में आई और फ़ारसी से हिंदुस्तान में आई। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, शेर के तोलने के अमल को क्या कहते हैं? ये डिफ़िकल्ट सवाल था आपके, यूँ मान लो।
शेर के तोलने के अमल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं आपके तक़तीअ। क्या कहते हैं? तक़तीअ। क्यों कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर हमें समझना है। देखो, तलमीह का मतलब तो दोस्तों आपने अगर इल्म बलागत पढ़ा हो मेरे चैप्टर में, तो जिसमें मशहूर कोई वाक़या या घटना का ज़िक्र हो तो वो होता है तलमीह। और तशबिया के अंदर दोस्तों किसी की मिसाल देकर या तुलना करके मुकाबला करवाया जाता है किसी भी चीज़ का या शख्स का, तो वो तशबिया कहलाता है। तो ये दो ऑप्शन तो हो गए नहीं। और ज़िहाफ़ का मतलब होता है वैसे दोस्तों, आप यूँ समझो कि जो उरूज़ के बहर होते हैं उनके अरकान को हम ज़िहाफ़ कहते हैं। अब उरूज़, इल्म उरूज़ क्या होता है ये भी जानना ज़रूरी है हमें। आप लिख लेना दोस्तों, इल्म उरूज़ मतलब वो इल्म जिससे नज़म के क़वाइद मालूम होते हैं। इल्म उरूज़ क्या होता है दोस्तों? वो इल्म जिससे नज़म के क़वाइद मालूम होते हैं और जो शेर के पहले मिसरे का आखिरी जुज़ होता है वो होता है दोस्तों उरूज़। शेर के पहले मिसरे का आखिरी जुज़। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। और तख्ती का मतलब होता है वैसे टुकड़े टुकड़े करना। अब याद रखो दोस्तों, यहाँ पर आप पूछ क्या रहा है सवाल में, शेर के तोलने के अमल को। अगर हम किसी शेर को तोलेंगे, अगर उसका पैमाना या उसको कसौटी पर परखेंगे, तो उसके ज़ाहिर सी बात है टुकड़े टुकड़े करके हर एक चीज़ का हम जायज़ा लेंगे। समझ में आ गया दोस्तों? अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्दू ज़बान का रस्म ख़त कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। उर्दू ज़बान को लेकर आपको निश्चित रूप से उसके इतिहास को लेकर, उसकी बनावट को लेकर एक सवाल निश्चित रूप से पूछा जाएगा। या तो उर्दू ज़बान किस ज़बान से लिया गया है, या उर्दू ज़बान का इब्तदा कहाँ से हुई है, या उर्दू ज़बान का रस्मुल ख़त पूछेंगे, या उर्दू ज़बान या उर्दू का मीनिंग पूछ लेंगे, या उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है ये पूछ लेंगे। और पूछा भी है हर पेपर में, अगर आपने पहले वाले पेपर हल किए हैं तो यहाँ इस सवाल का उर्दू ज़बान का रस्म ख़त कौन सा है दोस्तों? यहाँ इसका राइट आंसर है आपके फ़ारसी। क्या राइट आंसर है? फ़ारसी। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको जब उर्दू रस्मुल ख़त को लेकर एक वीडियो बना रखा है हमने, उसके अंदर पूरा डिटेल में इसको समझा रखा था कि जो रस्मुल ख़त है, ख़त नस्तालीक, तो उसको दो लफ्ज़ों से मिलकर बनाया गया है। जैसे नुस्ख ये था फ़ारसी से, अरबी से, और नस्तालीक ये था फ़ारसी से। इन दोनों को मिलाकर जो उर्दू की जो लिपि है वो होती है ख़त नस्तालीक। तो यहाँ पर जो रस्मुल ख़त है वो क्या कहलाएगा दोस्तों? किस ज़बान से लिया गया है? उर्दू ज़बान का रस्म ख़त कौन सा है? फ़ारसी का। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल। मंदरजा झेल में इल्म बयान से मुताल्लिक़ कौन सा लफ्ज़ है? इल्म बयान। अब जब तक हमें इल्म बयान का पता नहीं चलेगा हम इसकी पहचान नहीं कर पाएंगे। तो इल्म बयान से यहाँ इसका मतलब क्या है? इल्म बयान क्या होता है दोस्तों? कॉपी और पेन लिख लेना। इल्म बयान क्या होता है ध्यान से लिखना, मैं बोल रहा हूँ। कलाम में जो भी कोई कलाम होता है, शायर लिखता है, उस कलाम में खूबसूरती और लताफत यानी कि मिठास, खूबसूरती और मिठास यानी कि उसी वक्त पैदा होती है। ध्यान से समझना, किसी भी कलाम में खूबसूरती और मिठास उसी वक्त पैदा होती है जब बात करने वाले को अपने मतलब की अदायगी पर पूरा उबूर हासिल होता है, यानी कि उसके ऊपर पूरा भरोसा होता है जो भी बात करने वाला है उसको अपने मतलब पर। समझ में आ गया दोस्तों? कहने का मतलब, और आगे लिखें आप इसी में, वक्त और ज़रूरत के मुताबिक एक मामूली सी बात भी मुख्तलिफ अंदाज से पेश करके, वक्त और ज़रूरत के मुताबिक एक मामूली सी बात को भी मुख्तलिफ अंदाज से पेश करके उसको पुरअसर और पुरलुत्फ़ बनाया जा सकता है। यानी कि किसी बात को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करके उसको असरदार तरीके से असरदार बनाया जा सकता है। और असरदार किससे बनाएंगे हम? या तो तशबिया देकर, या इस्तिआरा देकर, या लगवी माना, या मिजाजी माना, ये अलग अलग बढ़ाकर हम किसी कलाम को पुरलुत्फ़ और पुरअसर बना सकते हैं। और इसी को हम इल्म बयान कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इल्म बयान कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो भी नाम बोला था दोस्तों, उसके अंदर तशबिया नाम आया है। किसी भी कलाम को हम तशबिया देकर, तशबिया का मतलब क्या है दोस्तों? मैंने अभी बताया था आपको, मिसाल देकर या तुलना करके हम किसी चीज़ या शख्स का मुकाबला करवा रहे हैं, तो वो क्या होता है? तशबिया। तो आपके इस सवाल में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तशबिया। अब यहाँ पर तजनीस क्यों है आप सोच रहे होंगे दोस्तों, तजनीस क्यों नहीं है?
तजनीस दोस्तों आपके जो सनाए बदाए जो इल्म है, ये तजनीस जो है दोस्तों ये सनाए बदाए इल्म का अज्जा है या बाग है। अब सनाए बदाए क्या होता है दोस्तों? सनाए बदाए होता है दोस्तों लफ्ज़ी और मानवी खूबियों के ज़रिए शेर में जो हुस्न पैदा करने का तरीका होता है दोस्तों, वो सनाए बदाए कहलाता है। यानी कि कोई भी शायर अपने शेर के अंदर, अपनी तसनीफ़ के अंदर अगर लफ्ज़ी और मानवी खूबियों के ज़रिए शेर में हुस्न पैदा कर रहा है या मिठास पैदा कर रहा है, तो वो किस में आता है दोस्तों? वो सनाए बदाए में आता है। और तजनीस जो है वो दोस्तों सनाए बदाए का बाग है, और तजाद भी दोस्तों सनाए बदाए का भी बाग है। समझ में आ गया दोस्तों? तकरार का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। अगला सवाल, मतला के फ़ौरन बाद आने वाले शेर को जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ हो, क्या कहलाते हैं दोस्तों? मतला के फ़ौरन बाद, तो उसको कहलाते हैं हुस्न मतला। इसको मैंने अच्छे से आपको जब गज़ल वाला पोर्शन पढ़ाया था, मैं कह रहा हूँ दोस्तों जो गज़ल वाला वीडियो मैंने बनाया है, अगर आप उसको पढ़ लोगे तो आपके रीट में 2 सवाल गारंटी के साथ सही हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मक्ता का मतलब होता है दोस्तों जो गज़ल के अंदर शायर जो है अपना शायराना नाम जो रखता है वो मक्ता में रखता है। बैतुल गज़ल कहते हैं दोस्तों, गज़ल के अंदर जो सबसे उम्दा शेर होता है उसको बैतुल गज़ल कहते हैं। और हुस्न मतला होता है दोस्तों जो मतला के फ़ौरन बाद आने वाला शेर होता है वो हुस्न मतला होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अगला सवाल पैराग्राफ है, सुब्बा लक्ष्मी वाला नहीं दूसरा है, सॉरी। आपके पैराग्राफ जो भी पूछे जाएंगे दोस्तों, आप 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं 10वीं ये इन 5 किताबों में से आपके पैराग्राफ पूछा जाएगा। पढ़ते हैं, लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो आवाम में बहुत मकबूल होते हैं और जिन्हें अक्सर आवाम ही गाते हैं। ये गीत छुपी हुई किताबों में अहम मिलते हैं, छपी हुई किताबों में कम मिलते हैं। ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचते रहते हैं। लोकगीत अवामी जज्बात, उमंगों और तजुर्बों पर मबनी होते हैं। लोकगीत ऐसे सुरीले होते हैं कि पूरे बोल समझ में न आए फिर भी सुनने को जी चाहता है। मिली जुली अनजानी कोशिशों से पैदा होने वाले इन गीतों में हर शख्स के लिए अपनायत और प्यार होता है, इसलिए ये गीत आसानी से याद हो जाते हैं। इनकी ज़बान और ख़याल दोनों सादा होते हैं। जहाँ लोक गीत हैं वहाँ ज़िंदगी है, प्यार है, चांदनी रातों में बचपन की सखियाँ और चूड़ियों की खनक और पायलों की झनकार हैं। लोकगीतों में देहात और कस्बात की समाजी ज़िंदगी के सारे रंग साफ नज़र आते हैं। लोकगीत यूँ तो हर ज़बान में होते हैं, लेकिन शुमाली हिंदुस्तान की ब्रिजभाषा अवधी और भोजपुरी गीत गाए जाते हैं। अवाम में इनकी मकबूलियत बहुत है। अब लोकगीतों को अवाम क्या करते हैं भाई? गाते हैं, पसंद करते हैं, सुना नहीं करते, नापसंद करते हैं, किताबों में छपवाते हैं। इसका राइट आंसर, अगर आपने पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लिया है तो गाते हैं और पसंद करते हैं। अगला सवाल, लोकगीतों की मकबूलियत का सबब नहीं है। आपके अगर इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे तो इसका ये आंसर आएगा, ये गीत अवाम में ना मकबूल होते हैं। ये गलत बात है क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है। ये गीत अवाम में मकबूल होते हैं, इसका सही आंसर तो वो है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर नहीं पूछा है तो नहीं का राइट आंसर क्या है दोस्तों? ये गीत अवाम में ना मकबूल होते हैं। अगला सवाल, देहात और कस्बात अल्फाज आपस में हैं। देहात और कस्बात अल्फाज आपस में हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों? यहाँ पर देखो बहुत अच्छा सवाल दिया, किस तरीके से घुमाया इसने। ये मुतजाद पूछना चाहता है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? मुतजाद। क्यों है? देहात का मतलब देहाती, ग्रामीण। कस्बात का मतलब शहरी, तो ग्रामीण और शहरी तो आपस में एक दूसरे का जिद है कि नहीं? मुतजाद है दोस्तों। इबारत में आया हुआ लफ्ज़ अवाम है। इबारत में आया हुआ लफ्ज़ अवाम है, जमा है दोस्तों। अवाम क्या है यहाँ पर? जमा है। लोक गीतों की ज़बान और ख़याल होते हैं, पेचीदा होते हैं, सादा होते हैं, मसनवी होते हैं, मुश्किल होते हैं। अगर आपने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लिया तो ये तो इजी सवाल है, सादा होता है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल जो है वो भी आपके पद्यांश को लेकर एक पैराग्राफ है, अच्छे से समझना है इसको। सुनो प्यारे बच्चों, मैं हूँ एक कलम, समझना तुम मेरे रुतबे को कम।
करोगे अगर कदर मेरी सदा तो समझोगे तुम ही मेरी शान क्या। मैं शाहों से भी तुमको मिलवाऊंगा, मैं चाहूँ जो चाहोगे मैं तुमको दिलवाऊंगा। मैं दिलवाऊंगा तुमको ऊंचा मुकाम, तुम्हें नामवर करना है मेरा काम। मेरी बात सुन रखो बच्चों, बहुत रोओगे मुझसे होगे जो दूर। सवाल देखते हैं इसमें से। आप इस पैराग्राफ को, वीडियो को रोक करके अच्छे से वापस दोबारा 2-3 बार पढ़ सकते हैं। दर्जे बाला नज़म के अशार किस हैयत में लिखे गए, यानी कि जो अशार ऊपर हमने पढ़े हैं ये किस नज़म के किस अपने जो इसनाफ है उसमें से आपको चूज़ करना है, लिखे गए हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों मसनवी है। मसनवी क्यों है दोस्तों? मसनवी के अंदर अगर हमने पढ़ा था कि किसी वाक़या का या किसी भी बात को सिलसिलेवार बयान किया जाता है, और जिसका लफ्ज़ी माना हमने पढ़ा था दो दो किया गया, दो दो किया गया। यहाँ पर शेर जितने भी हैं वो दो दो के टुकड़ों में किए गए हैं, और पूरा एक किस्सा जो है वो कलम के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि कसीदे के अंदर तो किसी की तारीफ़ या मिदह, किसी की तारीफ़ की जाती है। यहाँ पर कलम तारीफ़ नहीं कर रहा, अपना एहसास दिला रहा है। गज़ल के अंदर हुस्न इश्क की बातें की जाती है, मरसिया में किसी के गम का इजहार किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या दोस्तों आपके मसनवी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। मैं दिलवाऊंगा तुमको ऊंचा मुकाम से, शायर की मुराद क्या है। मैं दिलवाऊंगा तुमको ऊंचा मुकाम से, शायर की मुराद क्या है दोस्तों? ज़मीन में जेवर का मालिक बनना, मासिरे में महज़ब और तालीम याफ्ता होना, दिखावे की शान और शौकत, अच्छी नौकरी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? मासिरे में महज़ब और तालीम याफ्ता होना। मैं दिलवाऊंगा तुमको ऊंचा मुकाम, यहाँ पर शायर का जो मकसद है, जो मुराद है, वो क्या कहना चाहता है? मासिरे में यानी कि जो समाज है उसमें तहज़ीब और तालीम याफ्ता होना वो समाज। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, कलम अपने आप को दुनिया का बादशाह क्यों कहता है? दोस्तों ये सवाल बोनस के रूप में दिया गया था विद्यार्थियों को, क्योंकि इसके अंदर एग्जैक्ट आंसर वो नहीं दे पाया था ऑप्शन के अंदर, क्योंकि कलम की तख्लीक अल्लाह ने अपने हाथ से की, ये भी गलत था उस पैराग्राफ में, और काल सबसे बड़ा है ये भी नहीं था इसमें। दूसरे बादशाह कलम को कदर नहीं करते, दुनिया कलम से छोटी है। तो कहने का मतलब ये बोनस के रूप में ये सवाल दिया गया था। अगला सवाल, काफिया नहीं है। आपके चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको पहचानना है। अब सबसे पहले आपको अगर यही पहचानना है कि काफ़िया होता क्या है। काफ़िया का मतलब ये होता है दोस्तों, उसकी जो लफ्ज़ जो भी होंगे वो एक समानांतर होंगे, उनकी वॉइस जो है वो समानांतर होगी, और लफ्ज़ की बनावट भी वो समानांतर होगी। जैसे देखते हैं हम, दिलवाऊँ, सिलवाऊँ, मिलवाऊँ, शाहूँ। अब देखो दिलवाऊँ, मिलवाऊँ, सिलवाऊँ, ये तो तीनों एक जैसी हैं, एक जैसे इसमें नाम है। शाहूँ लास्ट वाला सिर्फ नाम है ना, हूँ, शाहूँ। अब से आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? से अलग हो गया ना इससे, तो आपको नहीं पूछ रहा है तो नहीं छांटना आपको। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल, बहुत रोओगे मुझसे होगे जो दूर, तुम मिसरे में कलम के क्या जज्बात हैं भाई। मुझे नज़रअंदाज करने वाला मालदार ना होगा, मेरी इज़्ज़त ना करने वाला इज़्ज़त पाएगा, मेरी नाकदरी करने वाला परेशान हाल रहेगा, और मेरे रुतबे को कम समझने वाला ज़्यादा रुतबा वाला होगा। तो इसको अगर पैराग्राफ को आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। मेरी ताकदरी करने वाला परेशान हाल रहेगा। समझ में आ गया। अगला सवाल, तलबा के तफ़हीम की जांच के लिए ज़रूरी है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। अगर मनसूबाबंदी वाला यूनिट या वीडियो नहीं देखा है तो इस सवाल को आप नहीं कर पाओगे। तफ़हीम लफ्ज़, तफ़हीम, तमहीद और तफ़हीम को लेकर एक सवाल निश्चित है दोस्तों। ठीक है, तफ़हीम पूछ रहा है यहाँ पर। तफ़हीम को मैंने अच्छे से समझाया था, तो इसका पहले ऑप्शन देखते हैं हम। किताब बंद करवा कर पढ़ी गई इबारत से कुछ सवाल किए जाएं, बगैर सवाल जवाब के तदरीस शुरू कर दी जाए, पढ़ाए गए सबक को दोबारा पढ़ाया जाए, तख्ता सियाह का इस्तेमाल ना किया जाए। तो दोस्तों तफ़हीमी जांच के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है किताब बंद करवा कर पढ़ी गई इबारत के कुछ सवाल किए जाएं। क्योंकि तफ़हीम कब की जाती है दोस्तों? जब हम किसी विषय वस्तु को क्लास के अंदर पढ़ा चुके हैं, उसके लिए उसके कठिन शब्द वगैरह जो भी होता है वो लिखवा चुके हैं, और अब उसके बाद में हम पूरी क्लास को एक सार, जो विषय वस्तु पढ़ाई उसका सार समझाएंगे, और सार समझाते समझाते हम उसी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सवाल उस पाठ में से उनके सवालात बच्चों से तलब किए जाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों? ये देखो दोस्तों, इसकी थोड़ी सी एक शब्दावली थोड़ी सी वो मुश्किल होती है, तब हमें ये सवाल मुश्किल लगते हैं। इस्तेहसान शेर के ज़रिए, अब इस्तेहसान का माना क्या है? किसी को अच्छा जानना या पसंद करना।
इस्तेहसान शेर का ज़रिया। तो यहाँ इसमें क्या होता है, बुलंद ख़्वानी कराई जाती है या मुहासिन शेर की शिनाख्त के लिए तलबा से सवाल किए जाते हैं या खामोश ख़्वानी का हुक्म दिया जाता है, तलबा से शेर सुने जाते हैं। अब बुलंद ख़्वानी का मतलब दोस्तों जो आपके तेज़ आवाज़ से पढ़ाना, जिसको अपन यूँ बोलते हैं कि स्वर वाचन। बुलंद ख़्वानी का मतलब स्वर वाचन और खामोश ख़्वानी का मतलब होता है मौन वाचन। तो यहाँ इस ऑप्शन के अंदर शेर की हमें अच्छाई जानने के लिए हम क्या करेंगे, मुहासिन शेर की शिनाख्त के लिए तलबा से सवाल किए जाएंगे, यानी कि उस शेर की अच्छाई जानने के लिए हम तलबा से सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ये सवाल? आगे देखते हैं। तमसीली तदरीसा कार में कौन सी एक बात नहीं है भाई? अब ये देखो दोस्तों, एक है आपकी ये दोनों सवाल हैं जो अपने टॉपिक में से मैंने इसका तमसीली और तश्कील का एक सवाल दिया है सिर्फ, और इसको पूरा डिटेल में इसलिए नहीं समझाया जाता कि इतना डीपली बहुत कम चांसेस है जाने के, पिछले पेपर के हिसाब से देखें तो, क्योंकि ये जो सवाल उठाए गए थे ये सीटेट को लेकर उठाए गए थे। तो तमसीली का माना अगर हम देखें दोस्तों, तमसीली का माना होता है जैसे तुलनात्मक। तो तमसीली तदरीस के दायरा कार में कौन सी एक बात नहीं है, नहीं पूछ रहा है, बाकी 3 बातें तो होंगी तमसीली तदरीस में। तो 3 बातें जो होंगी पहले वो देखते हैं। तमसीली तदरीस के दौरान ख़ुद पेमाई और ख़ुद एहतसाबी का मौका मिलता है, मुअल्लिम और तरबियतकारों के दरमियान सेहतमंद ताउन कायम होता है और खौफ और हिचकिचाहट दूर करके ख़ुद एहतमादी पैदा की जाती है। तो ये ABD ये 3 ऑप्शन तो तमसीली तदरीस में होते हैं। अब आपको ये पूछ रहा है कि तमसीली तदरीस में कौन सी एक बात नहीं है, तो नहीं मतलब इसका मसनूई माहौल कभी कभी गैर संजीदा बना देता है, ये ऑप्शन इसमें नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तश्कीली जांच के हवाले से गलत बात की निशानदेही कीजिए। अब तश्कीली जांच का मतलब होता है दोस्तों तरतीबवार जो खाका हम बनाते हैं, तरतीबवार जो बनाया किसी भी चीज़ को सीरियल वाइज अकॉर्डिंग सेट करते हैं, तो उसके हवाले से गलत बात हमें निशानदेही करनी है। तो पहले तो सही बात हम पहचानते हैं, आमूजशी अमल में इस्लाह के लिए बार बार मौके फराहम करते हैं, इसमें तलबा के लिए मुहर्रिक का काम करती है और तलबा और असातिज़ा को मुस्तक़बिल इर्तिक़ा की तरफ गामज़न करती है। तो ये तीनों बातें तो इसमें तश्कीली जांच में सही है। और ये दर्स व तदरीस के अमल को गैर मौसर मतलब जो असरदार नहीं है, जो असरदार नहीं है, तो ये आपके इसमें जो 4 नंबर ऑप्शन है सवाल नंबर 79 का, ये सही हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, तलबा में गुफ्तगू की महारत में नक्सों का कतई और मारूज़ी तौर पर मुताले के बाद अंदाज़ा हुआ, इसलिए ज़रूरी है। कहने का मतलब अगर किसी भी विद्यार्थी के अंदर जो बातचीत की जो महारत है उसके मुताले का अगर हमें अंदाज़ा करना है और वो किस तरीके से वो उस किता का माना होता है वैसे दोस्तों आखिरी या पूरा, और नक्स का मतलब होता है वैसे तोड़ना और बिगाड़ना। तो किता सवाल क्या पूछ रहा है, इसलिए ज़रूरी है। मुशाहिदा, तजुर्बा और गैर रस्मी गुफ्तगू ही सिर्फ तहकीक की बुनियाद नहीं होते, उस्ताद का तरीक़ा तदरीस भी गैर मौसर और गैर दिलचस्प होता है, और तलबा का गैर यकसा समाजी और तालीमी पस मंज़र और तलबा के वालिदैन का इंटरव्यू और असातिज़ा के लिए भी सवालनामा हो। सवाल क्या पूछ रहा है, तलबा में गुफ्तगू की महारत, यानी कि तलबा के अंदर जो बातचीत की जो महारत है उसका अगर हमें अंदाज़ा लगाना है तो इसके लिए एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि तलबा के वालिदैन का भी इंटरव्यू हो और असातिज़ा के लिए भी सवालनामा हो। समझ में आ गया दोस्तों ये सवाल? अगला सवाल, उर्दू किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? उर्दू किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो उर्दू जो है दोस्तों वो हिंद आर्याई ज़बान से ताल्लुक़ रखती है, हिंद आर्याई ख़ानदान से। क्यों? उर्दू जो है वो अरबी से थोड़ी आई है या प्राकृत या ईरान से थोड़ी आई है। प्राकृत का मतलब वही संस्कृत भाषा या प्राकृत भाषा। उर्दू जो है वो दोस्तों हिंदुस्तान में ही पली बढ़ी है, हिंदुस्तान में ही दिल्ली के आसपास के जो इलाके क्षेत्र हैं वहीं से इसमें हर ज़बान मिलकर उर्दू ज़बान बनी है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, खड़ी बोली का ताल्लुक़ किस इलाके से है? खड़ी बोली का ताल्लुक़ दोस्तों आपको मैंने अगर जो क्लास हुई थी उर्दू की पैदाइश को लेकर मुख्तलिफ़ नज़रियात, उस क्लास में मैंने इसको अच्छे से समझाया था। इसका बोर्ड ने इस सवाल पे बोनस दिया था विद्यार्थियों को, इसलिए बोनस दिया गया था क्योंकि इसके अंदर दोनों ऑप्शन सही थे, दहली भी था और मगरिबी यूपी भी था, मगरिबी यूपी भी था। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपके वैसे देखा जाए तो दहली और मगरिबी दोनों हैं, लेकिन अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसको बोनस के रूप में दिया था विद्यार्थियों को। उर्दू में
पहलियाँ किससे मंसूब की जाती है? पहलियाँ दोस्तों अमीर खुसरो से। किससे? अमीर खुसरो से। अगला सवाल, शेरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? दोस्तों मैंने कहा था ना कि भाई जो सेकंड लैंग्वेज होती है उसके अंदर उर्दू साहित्य को लेकर आपके 2-3 सवाल पुटअप हो सकते हैं। या तो वो आपको कोई एक किताब का नाम देगा और उसका मुसन्निफ़ पूछेगा, और या कोई आपके मुसन्निफ़ का नाम दे देगा और किताब का नाम पूछ लेगा। समझ गए? तो शेरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? जैसे जो 2018 वाला पेपर हुआ था उसके अंदर बागो बहार का पूछ लिया, तो यहाँ इस पेपर में पूछ लिया शेरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? तो शिबली नैमानी की। किसकी तसनीफ़ है? शिबली की। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, खामियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ मुहासिन को शद्दोमद के साथ किस तनकीद में इख्तियार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये भी बोनस के रूप में दिया गया था सवाल। क्यों दिया गया था? इसमें तासुराती तनकीद और समाजी तनकीद दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें। तो खामियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ मुहासिन को शद्द व शेद के साथ किस तनकीद में इख्तियार किया जाता है? तासुराती तनकीद में। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, इब्तदाई तालीम, इजी सवाल है ये। इब्तदाई तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए क्योंकि भाई मादरी वतन की इज़्ज़त में इजाफा होता है, रोज़गार में सहूलियत होती है, असातिज़ा को पढ़ाने में आसानी होती है। ऐसे सवाल जो होते हैं दोस्तों जिसमें चारों ऑप्शन वैसे आपको सही दिखाई देंगे, लेकिन आपको सही में से जो सबसे ज़्यादा सही है उसको छांटना है। तो इसका राइट आंसर है तलबा को निसाब समझने में आसानी होती है। तलबा को जो उसकी पाठ्य वस्तु होती है, जो उसकी विषय वस्तु होती है, वो समझने में आसानी होती है अगर उसकी मादरी ज़बान में तालीम हो तो। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, दौरान तदरीस मुआवन नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये सवाल किससे पूछा गया, पुटअप किया गया दोस्तों? जो हमने शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ी थी ना, शिक्षण सहायक सामग्री, उसमें से ये सवाल पुटअप किया गया, लेकिन इसमें ये पूछ लिया नहीं है, शिक्षण सहायक सामग्री का भाग नहीं है। तो सवालात व जवाबात व बयानात, तालीमी ताश, इंटरनेट, टीवी, नक्शे, तस्वीर और चार्ट, म्यूज़ियम और खेल का मैदान। इसका राइट आंसर है दोस्तों म्यूज़ियम और खेल का मैदान। क्यों है? क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, तो ये दोनों चीज़ें मुआवने अशिया नहीं हैं। सवालात, जवाबात व बयानात, ये दोस्तों आपके मुआवने अशिया है, और ये बयानिया आपको, अगर मैंने आपको मुआवने अशिया पढ़ा है तो आप उसको समझ लेना, आप उसको देख लेना, समई, बसरी और बयान करने वाले अशिया। तो सवालात व जवाबात में आपस में एक दूसरे को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तालीमी ताश, इंटरनेट, टीवी, ये भी आपके मुआवने अशिया हैं, और नक्शे, तस्वीर, चार्ट, मॉडल, ये सब भी आपके मुआवने अशिया हैं। अगला सवाल, अवाम व ख़ास में मकबूल उर्दू लिखने के लिए कौन से ख़त का इस्तेमाल होता है? यहाँ पर सीधा सवाल पूछ लिया दोस्तों। यहाँ पर अवाम व ख़ास में जो उर्दू का अभी रस्मुल ख़त चल रहा है वो है ख़त नस्तालीक। कौन सा है? ख़त नस्तालीक। और मैंने कहा था ना दोस्तों, एराब को लेकर हर बार सवाल पूछे जाते हैं। तो ज़बर, ज़ेर पेश, तशदीद और जज़म के इस्तेमाल को किस दायरे में लाया जाता है? एराब में लाया जाता है। किस में लाया जाता है? एराब में। अंतिम सवाल है, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हो, ऐसी नज़म को क्या कहते हैं? मसनवी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि गज़ल हो चाहे कसीदा हो, इसके अंदर सिर्फ ओनली फॉर पहला या दूसरा मिसरा, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। और मरसिया दोस्तों किसी के जो मर जाता है उसके गम पे इजहार किया जाता है, तो इसके अंदर कोई मतलब नहीं है। और रुबाई के अंदर दोस्तों जो पहला, दूसरा और चौथा मिसरा होता है, ध्यान से सुनना, पहला, दूसरा और चौथा मिसरा वो हम काफ़िया होते हैं। तीसरा मिसरा इसमें हम काफ़िया नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हो वो नज़म कौन सी? आपके मसनवी है। कौन सी है? मसनवी है। समझ में आ गया दोस्तों? तो दोस्तों ये पेपर था आज आपके सामने। रीट 2015 के अंदर जो लेवल 2 था उसके लैंग्वेज सेकंड का जो पेपर है वो मैंने आज आपको अच्छे से सॉल्व करवा दिया है। और इससे पहले मैंने 2018 वाला जो पेपर हुआ था जिसमें लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के जो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड के दोनों पेपर सॉल्व करवा दिए थे। दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? अपना कीमती मशवरा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और जो हमने विषय वस्तु पढ़ी है दोस्तों, आप उसको, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो मुझे मशवरा ज़रूर दें कि कितने सवालात आपके उसके बेस पर, हमने जो कंटेंट पढ़ा है उसके बेस पर सही हो रहे हैं। और इतना भरोसा दिलाता हूं दोस्तों, जो कंटेंट आपको पढ़ाया है उस कंटेंट से अगर ईमानदारी से आपने पढ़ लिया तो आपके 30 में से
25 सवाल उर्दू वाले पेपर में कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों कारण ये है कि हम बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं और उर्दू दोस्तों आपको रीट और सीटेट के अंदर मेरिट में आगे लाने वाला सब्जेक्ट है। ये तो हमारी खुद की कमज़ोरी है कि हम इसको पहचान नहीं रहे हैं, परख नहीं रहे हैं। आपसे तो मेरी मुअद्दबाना गुजारिश यही है और एक ही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरे पास ना तो बड़े बड़े संस्थानों की तरह इनकम सोर्स हैं और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही पूरी बड़ी टीमें हैं। मेरे सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मेहनत है और आप मेरी ताकत हो हौसला अफजाई के लिए। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि मेरी अगर मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने साथियों से, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, चैनल को लाइक करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। इतनी सी आपसे दरख्वास्त है दोस्तों। और वास्तव में अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर ज़रूर कर दें। और मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद।